नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं एक नई कहानी, एक नया दिन, एक नया वीडियो और एक नई कहानी। आज के इस वीडियो में जो आप कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी सुनने वाले हैं आप हिरोशिमा और नागासाकी पे हुए परमाणु हमले की। और इस परमाणु हमले के बारे में हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि अमेरिका ने जापान पे परमाणु हमला किया था। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों को परमाणु बम गिरा करके पूरा का पूरा नष्ट कर दिया था। और जापान उस परमाणु बम का जो है असर अभी तक झेल रहा है। अभी तक भी उस हिरोशिमा और नागासाकी के जो बच्चे पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं पैरालाइज्ड होते हैं या फिर वो लंगड़े होते हैं, उनको पोलियो का असर होता है। इस तरह की चीज़ें अक्सर हम सुनते हैं। लेकिन जब इस कहानी के अगर डीप में चले जाइए कि आखिर वो क्या मजबूरी थी जबकि अमेरिका को जापान पे परमाणु हमला करना पड़ गया था, वो भी उस समय में जिस समय में परमाणु बम बिल्कुल नया नया बन के तैयार हुआ था और उसका बिल्कुल एक बार ही टेस्ट किया गया था इस पूरी दुनिया में। तो आज इस कहानी को पूरा सुनेंगे कि आखिर वो क्या मजबूरी थी जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु हमला करना बहुत ज़्यादा जरूरी समझा और इतना ज़्यादा जरूरी कि उसे ये हमला करना पड़ गया। और इस हमले में कितने लोग मारे गए थे, इसका क्या क्या असर पड़ा था, ये पूरी कहानी आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे ये कहानी सुनने में तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी एक नया नॉलेज मिले। मैं आपसे मिलता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 7 दिसंबर सन 1941 से। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अमेरिका ने जापान के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए थे कि जापान को प्रॉब्लम थी कि वो चीन से कुछ ना खरीदे। इसके लिए अमेरिका ने जापान पे कुछ प्रतिबंध लगाए हुए थे। तो अमेरिका के पास जापान ने अपना एक प्रतिनिधि का मंडल भेजा हुआ था कि आप जाके अमेरिका से बात कीजिए कि हमारे ऊपर ये जो प्रतिबंध लगे हुए हैं अनाज को खरीदने के लिए, तो वो प्रतिबंधों को हटाया जाए जिससे कि मैं अनाज खरीद सकूं। तो अमेरिका से इधर बातचीत चल रही थी। इसी बीच में जापान क्या करता है, वो अपने जहाज़ों को भेज करके 100 से ज़्यादा वो बम गिराने वाले जहाज़ों को भेज करके अमेरिका के एक बंदरगाह के ऊपर हमला कर देता है। उस बंदरगाह का नाम था पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर के ऊपर जापान हमला कर देता है। क्यों करता है कि जापान को कहीं ना कहीं ये कुढ़न थी कि अमेरिका ने मेरे ऊपर प्रतिबंध कैसे लगा दिया कि मैं अनाज नहीं खरीद सकता हूँ। वर्ल्ड वार चल रहा है, अनाज की कमी पड़ रही है और चीन में उस समय में अनाज बहुत ज़्यादा पैदा हुआ करता था। तो अमेरिका ने जापान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप किसी भी देश के साथ अनाज नहीं खरीद सकते हो। तो जापान ने ये कुढ़न में अमेरिका को सबक सिखाने के लिए पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। वो अटैक इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, इतने ज़्यादा ताकतवर तरीके से अटैक किया गया कि लगभग 1 घंटे तक 100 हवाई जहाज से पर्ल हार्बर के ऊपर बम गिराया गया। और उस हमले में जापान के 300 एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज वो खत्म हो गए। 9 पानी के जहाज, बड़े बड़े जहाज डूब गए। वो सारे अमेरिकी सेना के जहाज थे। 2400 अमेरिकन सोल्जर जो है वो तुरंत के तुरंत मारे चले गए जो कि उस पर्ल हार्बर पे मौजूद थे उस समय में। हजारों अमेरिकी सैनिक घायल हो गए बुरी तरीके से। जापान का प्लान ये था कि हम पर्ल हार्बर पे अटैक कर देंगे। पर्ल हार्बर में उस समय में अमेरिका का सबसे ज़्यादा जहाज जो है खड़ा रहता था, चाहे वो पानी का जहाज हो, चाहे वो आसमान में उड़ने वाला जहाज हो, चाहे वो जेट्स हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, वो सारा का सारा पर्ल हार्बर के एरिया में ज़्यादा खड़ा रहता था। तो जापान का प्लान ये था कि हम पर्ल हार्बर को उड़ा देंगे और पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन पे अपना राज कर लेंगे। लेकिन मामला ये था कि अमेरिका ने इस हमले के बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगाया था, क्योंकि जापान का एक प्रतिनिधि मंडल वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास बैठा हुआ है जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनके सामने बैठा हुआ है और बातचीत चल रही है और इधर जापान हमला कर देता है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कहीं ना कहीं इस हमले से अमेरिका को जितना नुकसान होना चाहिए था
उतना जितना नुकसान का अंदाजा जापान ने लगाया था उतना नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जापान के अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर थे जो कि जहाज़ों को अपने ऊपर ले करके चला करते थे, वो सारे के सारे अपने अपने काम पे गए हुए थे, अपने अपने इलाके में गए हुए थे। और उस समय में उस दिन सुबह के 8 बजे पर्ल हार्बर में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं था। तो ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर वो अमेरिका के बच गए। 9 जहाज जो जिनका कि बमबार्डिंग में जिनको नुकसान हुआ था, जो पानी के जहाज थे, उन सारे के सारे जहाज़ों को अमेरिका ने बाद में ठीक कर लिया। अमेरिका का जो नुकसान हुआ वो सिर्फ 2400 सोल्जर का हुआ, साथ में जो 300 उसके एयरक्राफ्ट कैरियर बर्बाद हो गए, वो सारे के सारे अमेरिका दोबारा कभी ठीक नहीं कर पाया। लेकिन इसका असर ये हुआ कि अमेरिका जो कि अभी तक दूसरे वर्ल्ड वार से दूर था, उसने दूरी बना के रखी थी, उसने ऑफिशियली ये घोषणा कर दी कि अब मैं भी इस दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होऊंगा और मैं आज से शामिल हो रहा हूं। ये पटकथा लिखी जा रही थी। जापान ने ये सोचा था कि पर्ल हार्बर पे अटैक करके मैं अमेरिका को ध्वस्त कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्ल हार्बर का अटैक करना जापान को ही महंगा पड़ गया बाद में। अब आते हैं, ये कहानी है 1941 की, जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ 7 दिसंबर के दिन। अब दूसरी कहानी आती है 6 अगस्त 1945 की, यानी कि लगभग 4 साल के बाद। 6 अगस्त 1945 के दिन सुबह सुबह अमेरिका ने एक परमाणु बम जो है वो गिरा दिया हिरोशिमा पे। जापान का एक शहर था हिरोशिमा। और दूसरा, उसके ठीक 3 दिन के बाद, जब तक जापान ये सोचता कि ये हमला क्या हुआ, इसकी कितनी तबाही हुई, कैसे वो शहर के कितने लोग मारे गए, ये सारा कैलकुलेट करता, तब तक दूसरा परमाणु बम जो है वो अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिया। तो दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जा चुके थे 3 दिन के अंदर। कुल मिला के इन दोनों परमाणु हमले में इतना ज़्यादा तबाही हुआ कि सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर 15 किलोमीटर का एरिया, जहां वो परमाणु बम गिरा था उसका 15 किलोमीटर चारों तरफ का एरिया वो पूरी तरह से भाप बन के उड़ गया। टोटल 1,29,000 यानी कि लगभग 1,30,000 लोग मारे चले गए तुरंत के तुरंत। साथ ही साथ आज 100 साल के बाद भी उस एरिया के लोग मारे जाते हैं इसके रेडिएशन से। देखिए, वर्ल्ड वार की कहानी जब स्टार्ट करते हैं तो वर्ल्ड वार में 2 गुट थे। उनमें से एक का नाम था एक्सिस पावर और दूसरा का नाम था एलाइड पावर। एक्सिस पावर में जो देश थे उनका नाम था जर्मनी, इटली, जापान और हंगरी, साथ ही साथ कुछ और छोटे मोटे देश। अब एलाइड पावर में जो देश थे उसमें था अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ कुछ और छोटे मोटे देश। तो कुल मिलाकर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई चल रही थी। हिटलर की मौत हो जाती है, यानी कि रूस जो है वो एलाइड पावर की तरफ से ही लड़ रहा था और वो जर्मनी पे हमला करके रूस आत्महत्या कर लेता है। हिटलर आत्महत्या कर लेता है। हिटलर के आत्महत्या करने के बाद जो जर्मनी वो थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन एक दूसरा पावर जो है वो अभी जिंदा था, जो कि वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म होने नहीं दे रहा था, वो था जापान। जापान उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति थी और जापान के जो राजा थे उनका नाम था हिरोहितो। हिरोहितो हारते तो चले जा रहे थे, हर मोर्चे पे एलाइड पावर से वो हार रहे थे, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि मैं लड़ूंगा, मैं नहीं सरेंडर करने वाला हूं। अमेरिका ने उसी समय में 16 जुलाई 1945 को अपना पहला एटम बम टेस्ट किया था। पहला एटम बम अमेरिका ने टेस्ट किया था और वो टेस्टिंग अमेरिका ने देखा था कि ये बम कितना खतरनाक है। जापान के ऊपर लगातार हमले हो रहे थे और जब भी युद्ध होता है, अपने अभी यूक्रेन युद्ध में देखा कि क्षति दोनों ही साइड की होती है, तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं इस द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा आर्थिक और सैन्य रूप से जान माल का नुकसान हो रहा था। लेकिन जब जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं है, वो लगातार लड़ता चला जा रहा है, तो अमेरिका के पास कोई भी दूसरा तरीका नहीं बचा कि अब जापान को रोका कैसे जाए, क्योंकि हम लड़ के जापान से जीत सकते हैं लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा और समय ज़्यादा लगाने का मतलब ये है कि उतना ही ज़्यादा जान माल का नुकसान। तो अमेरिका ने जब अपना पहला न्यूक्लियर बम
टेस्ट कर लिया तो उसने फिर प्लान किया। यूएस के उस समय में प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम था हैरी ट्रूमैन। तो हैरी ट्रूमैन ने प्लान किया कि हिरोशिमा के ऊपर, जो कि हिरोशिमा उस समय में जापान की एक आर्थिक राजधानी कह लीजिए, जैसे अभी इंडिया की मुंबई है, तो हिरोशिमा उस समय में आर्थिक राजधानी थी। तो उन्होंने कहा कि हम 2 एटम बम जापान के ऊपर गिराएंगे। बाद में इसका पूरा का पूरा एक सदस्य का जांच, एक कमेटी बनी, उन दो शहरों को खोजा गया कि कौन से वो 2 लोकेशन होंगे जहां पे हमें बम गिराना है जापान के। कहीं ना कहीं अमेरिका को एक खुन्नस भी था जो पर्ल हार्बर पे अटैक किया था जापान ने, तो उसे अपना वो खुन्नस भी निकालना था। तो 2 शहर जो चुने गए, उनमें से पहला जो शहर चुना गया वो था हिरोशिमा, क्योंकि वो आर्थिक राजधानी थी, जापान को सबसे ज़्यादा फंड देती थी, पैसा देती थी, राजा के पास सबसे ज़्यादा कमाई आती थी। तो हिरोशिमा के ऊपर पहला बम जो है वो गिरा दिया गया 6 अगस्त 1945 की सुबह को 8 बजे। 44 सेकेंड में ये बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय, ये अपने प्लेन से छूटने के बाद 44 सेकेंड तक हवा में रहा और 44 सेकेंड के बाद धरती पे गिरा और ये हिरोशिमा शहर के बीचों बीच गिरा और वहां पे ये फट गया। सिर्फ 0.8 सेकेंड यानी कि लगभग 1 सेकेंड के अंदर हिरोशिमा शहर के 80,000 लोग मारे चले गए। आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों को पता भी नहीं चला कि मैं कब मर गया, 0.8 सेकेंड में। दूसरी बात, इसके ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे एक दूसरा परमाणु बम गिराया गया जिसका नाम था फैटमैन। फैटमैन ये 500 फीट की ऊंचाई से छोड़ा गया, 10,000 फीट की ऊंचाई से छोड़ा गया और 500 फीट की ऊंचाई पे ये फूट गया, यानी कि ये ब्लास्ट कर गया। 500 फीट की ऊंचाई पे ब्लास्ट करने से क्या हुआ कि वहां पे जो है इसका जो पावर था वो कहीं ना कहीं कम निकला, नुकसान जान माल का कम हुआ, लेकिन तो भी नागासाकी में टोटल 40,000 लोग मारे गए थे। तो 80,000 यहाँ मारे गए, 40,000 वहाँ मारे गए, 40-50,000 के लगभग वहाँ मारे गए, तो लगभग 1,30,000 लोग तुरंत के तुरंत जापान के मारे चले गए। जिसके वजह से क्या हुआ कि हिरोहितो ने तुरंत के तुरंत सरेंडर कर दिया। 14 अगस्त 1945 यानी कि 5 दिन के बाद जापान के जो राजा थे हिरोहितो, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अगर ये इन्होंने सरेंडर नहीं किया होता तो अमेरिका ने तीसरे बम को भी गिराने का प्लान जो है वो तैयार कर लिया था, जो कि 19 अगस्त के दिन गिरने वाला था, यानी कि 9 अगस्त के ठीक 10 दिन के बाद, नागासाकी अटैक के ठीक 10 दिन के बाद गिरने वाला था। और वो जो तीसरा बम गिरता वो इन दोनों बम से भी ज़्यादा घातक होने वाला था। लेकिन कहते ये हैं कि जो फैटमैन नागासाकी पे गिराया गया, वो नागासाकी पे गिराने का प्लान था ही नहीं, उस बम को कहीं और गिराना था। तो कहाँ गिराना था उस बम को, वो आपको बताते हैं। ये बम को गिराना था जापान के कोकुरा शहर में। कोकुरा शहर एक ऐसा शहर था जापान का जो कि सबसे ज़्यादा जापान को सैनिक ताकत देता था। सैनिक वाहन बनाना, बम बनाना, हथियार बनाना, गोला बारूद बनाना, टैंक बनाना। उस समय में जितने भी सैन्य हथियार जापान में बनाए जाते थे वो सारे के सारे कोकुरा सिटी में बनाए जाते थे। लेकिन तो अमेरिका ने जो प्लान किया था वो पहला नागासाकी पे अटैक का, पहला जो है वो हिरोशिमा पे और दूसरा कोकुरा पे। लेकिन जब प्लेन कोकुरा के लिए परमाणु बम लेकर के उड़ता है और कोकुरा सिटी के ऊपर पहुंचता है, तो कोकुरा सिटी का उस दिन किस्मत बढ़िया था कि आसमान पे बादल छाए हुए थे और प्लेन को कोकुरा सिटी नज़र ही नहीं आता। थोड़े देर वो प्लेन जो है वो आसमान में घूमता रहता है। जापान की सेना जो कोकुरा सिटी में उस समय में तैयार थी, डिफेंस सिस्टम तैयार था, उसे वो प्लेन नज़र आ जाता है। वो क्या करते हैं कि अपने गन से उस प्लेन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो अब नीचे से कुछ, ऊपर से कुछ शहर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गोलियां लगातार आ रही हैं। तो क्या वो जो पायलट था वो
नीचे ग्राउंड में बताता है कि हमें वो शहर नज़र नहीं आ रहा, फिर इमीडिएट उसको नीचे से ऑर्डर दिया जाता है कि आप प्लान चेंज कर लीजिए और इस बम को ले जाके नागासाकी पे गिरा दीजिए, जिसकी वजह से वो प्लेन बम जो है वो नागासाकी पे गिराया जाता है और ये दोनों शहर खत्म हो जाते हैं। आज के समय में जापान क्या है वो आप देख लीजिए, लेकिन आज के समय में भी जापान के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। उस समय में एक जापान के सरेंडर करने के बाद एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसमें यूएस ने कहा कि आप कभी भी अपनी सेना नहीं रखोगे, आपको सैन्य सपोर्ट, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं और आपको हमेशा जो सैन्य मदद वो है वो हम दिया करेंगे, आप अपनी कभी कोई सेना नहीं रखोगे। और आज भी जापान के पास कोई अपनी सेना नहीं है और जापान का अपने सुरक्षा के मामले में कोई भी खर्चा नहीं होता है, जिसके वजह से आज जापान इतना तरक्की कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये थी पूरी कहानी हिरोशिमा और नागासाकी अटैक की, साथ ही साथ पर्ल हार्बर के अटैक की। तो ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑल करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगा। अगर आपको और कहानियां सुननी है तो स्क्रीन पर आने वाले इन दोनों वीडियोज में से किसी पर भी क्लिक करके आप मेरी अगली कहानी चले जाइए, उसका आनंद लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में, एक नए दिन, कल या परसों, तो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।